everyone, once again welcome back to our channel Matric English Medium. My name is तहसीना दीवान एंड आज हम लोग करेंगे इम्पॉर्टेंट मजमून टॉपिक्स को। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी फोकस के साथ कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा मजमून के लिए, ईद उल फितर, यौम आज़ादी, सर्दी का मौसम, रमज़ानुल मुबारक, ये कर लीजिएगा आप। उसके बाद अगर कोई अल्टरनेट भी आए ना तो फिर भी उन 4 ऑप्शन में से एक तो रहेगा ही। इतना तो गेस कर सकती हूँ कि हाँ ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट है ईद उल फित्र। ईद उल फित्र मुसलमानों का एक अजीम और खुशियों भरा त्यौहार है जो माह रमज़ान के इख्तिताम पर मनाया जाता है। रमज़ानुल मुबारक में मुसलमान 1 महीने तक रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं और सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करते हैं। उन इबादत के सिले में अल्लाह ताला मुसलमानों को ईद उल फित्र की सूरत में खुशी और मुसर्रत का दिन अता फरमाता है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, आपको लिखना है ये एटलीस्ट हाफ पेज में आ जाएगा। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके फिर नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उसको लिखना है। ईद उल फित्र का आगाज़ चाँद देखने से होता है। चाँद नज़र आते ही घरों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ईद की सुबह लोग गस्ल करते हैं, नए या साफ़ कपड़े पहनते हैं और ईदगाह या मस्जिद जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद खुतबा सुना जाता है और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है। ईद उल फित्र की एक अहम खसूसियात सदका फ़ित्र है। यह सदका हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान वाजिब है ताकि गरीब और मुहताज लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। इस अमल से माशरे में भाईचारे, हमदर्दी और मशावत का पैगाम मिलता है। ईद के दिन घरों में ख़ास पकवान तैयार किए जाते हैं जिनमें शेर खुरमा को ख़ास मुकाम हासिल है। बच्चे नए कपड़े पहनकर खुश होते हैं और बड़ों से ईदी हासिल करते हैं। रिश्तेदारों और दोस्तों से मुलाकात की जाती है और खुशियाँ बांटी जाती है। ईद उल फित्र हमें मोहब्बत, इख़्वात और इंसानियत का दर्स देती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक करना चाहिए। गर्ज यह है कि ईद उल फित्र खुशी, शुक्रगुजारी और इत्तेहाद का पैगाम लेकर आती है और मुसलमानों के दिलों में नई रूह फूंक देती है। ठीक है, तो मैं पढ़ दी अच्छे से। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर लिखना हो तो इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा। सुनने से हो सके कि दिमाग में कुछ चीज़ें बैठ जाए। हालांकि आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं ईद के बारे में। ईद में क्या होती है आपको पता ही है कि ये माह रमज़ान के बाद आती है। इसमें नए कपड़े पहने जाते हैं, ईदगाह जाते हैं हम लोग और एक विशेष स्पेशल सदका दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, फितरा या फिर फित्र कहते हैं। ये फितरा क्यों दिया जाता है कि जो गरीब लोग हैं उन लोग भी अपनी खुशियाँ मना सकें, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फितरा देते हैं और वो गरीबों में क्या किया जाता है, तकसीम यानी बांट दिया जाता है। उसके बाद क्या होते हैं, बच्चे बहुत खुश रहते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ईदी मांगते हैं बड़ों से और हम लोग के घरों में रिश्तेदार आते हैं, हम लोग भी दूसरे के घरों में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और उस दिन अलग ही रौनक होती है। तो आप इस तरह से भी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूरा उर्दू में लिखना है, एटलीस्ट 2 पेज का होना चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट पैराग्राफ लिखिएगा हाफ पेज का, फिर सेकंड पैराग्राफ लिखिएगा 1 पेज फुल हो गया, फिर नेक्स्ट पेज में 2 पैराग्राफ लिख देना है। एटलीस्ट 1.5 पेज तो लिखना ही है मजमून में आपको। चलिए नेक्स्ट मजमून की तरफ मूव करते हैं। क्या है, यौम आज़ादी, दैट मीन्स इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, यौम आज़ादी किसी भी कौम के लिए फ़ख्र, कुर्बानी और शुक्रगुजारी का दिन होता है। हिंदुस्तान में यौम आज़ादी हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन हमें ग़ुलामी की तवील और तकलीफ़ दे तारीख़ याद आती है और साथ ही उन अजीम कुर्बानियों का एहसास होता है जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने मुल्क की खातिर पेश किए। उनकी जद्दोजहद के नतीजे में हमें आज़ादी जैसी अजीम नियामत नसीब हुई। यौम आज़ादी के मौके पर पूरे मुल्क में जोश व खरोश पाया जाता है।
सरकारी इमारतों, स्कूलों और घरों में कौमी परचम लहराया जाता है। तालीमी अदारों में तकारीब मुनक़द होती है जिनमें तकरीर, नज़्में और कौमी गीत पेश किए जाते हैं। बच्चे और नौजवान हब्बुल वतनी के जज्बात से शर्मसार नज़र आते हैं। इस दिन आज़ादी के हीरोज जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और दीगर अजीम रहनुमाओं की खराज अकीदत पेश किया जाता है। यौम आज़ादी हमें यह सबक देता है कि आज़ादी सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं है बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। हमें अपने मुल्क की तरक्की, इत्तेहाद और अमन के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। आपस में भाईचारा कायम रखना, कानून की पाबंदी करना और कौम की खिदमत करना ही आज़ादी का असल मकसद है। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि इख्तिलाफात के बावजूद हम सब एक कौम है। हमें ज़ात, मज़हब और ज़ुबान की फ़र्क से ऊपर उठकर मुल्क की भलाई के लिए सोचना चाहिए। गर्ज यह है कि यौम आज़ादी हमें कुर्बानी, इत्तेहाद और हब्बुल वतनी का पैगाम देता है और हमें एक बेहतर और मजबूत हिंदुस्तान की तामीर की तरगीब देता है। चलिए इसको सिंपल वर्ड में समझते हैं। हालांकि आपको उर्दू में लिखना है, जितना पॉसिबल हो लिखना है, बट बाय द वे आपको उर्दू अच्छे से लिखने नहीं आ रही है, एग्ज़ाम सेंटर में आप नर्वस हो रहे हैं, तो उसका ऑप्शन क्या है कि आप अपनी खुद के लैंग्वेज में लिखें, जो सिंपल, बहुत सिंपल हो, उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमें जो आज़ादी मिली है आज, वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रगलफुल रहा है ना। तो हमारे देश में, मुल्क में एवरी 15 ईयर्स को क्या करते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो हमें इस दिन याद आती है कि हमारा जो मुल्क है 200 ईयर्स तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रहा, गुलाम रहा, है ना। तो वो जो फेज़ था हमारे लिए बहुत तकलीफ़ दे था, बहुत ज़्यादा ही हम इंडियंस टॉर्चर हुए और हमारे ही प्रॉपर्टी पर उन्होंने रूल किया और हमें बहुत मुद्दत तक टॉर्चर किया। ठीक है, लेकिन जब हमारे मुल्क के कुछ वेल एजुकेटेड और समझदार लोगों ने इस बात पर गौर किया कि भाई ये मुल्क हमारा है, यहाँ पे कोई और आके हम पर क्यों रूल कर रहा है। जब उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट नए नए क्या रिवोल्ट शुरू किए, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा, बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। तो इस तरह से हमें जो आज़ादी मिली है ना, तो वो कोई मुफ्त में मिली हुई चीज़ नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ हैं, बहुत जद्दोजहद किए गए हैं, है ना। तो इसी चीज़ को हम याद रखते हुए कि आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है, तो इसे हमें हमेशा बरकरार रखना है, कायम रखना है। इसके लिए क्या करेंगे, जो हम सिविलियन है, जो इंडियंस है, हमें अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हमारे ड्यूटीज़ है, जो हमारे कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उनको अच्छी तरीके से पूरे ईमानदारी से निभाना है। तब जाके क्या होगा, जो ये आज़ादी है वो हमेशा के लिए कायम रहेगी और ताउम्र बरकरार रहेगी, है ना। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज ए स्टूडेंट अच्छे से पढ़ना है और जो भी चीज़ें अच्छी है हमारे लिए वो फॉलो करना है, और जो बुरी चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट बोलना है, चुप नहीं रहना है। ठीक है, तो आज़ादी का मेन मकसद क्या है, एक अच्छा ज़िंदगी इंसान गुजार सके बिना किसी टॉर्चर के, बिना किसी हरेसमेंट के, बिना किसी पार्शियलिटी के। लग रहा है कि 15 अगस्त है, ऐसे मैं स्पीच दे रही हूँ, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि इस दिन क्या होते हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन में, जो भी कोचिंग है, स्कूल है, हर जगह क्या फंक्शन होते हैं, उसमें जो स्लोगन्स है, स्पीच है और पैट्रियोटिक सॉन्ग है, ये सब चीज़ें गाई जाती है ना। चलिए इसको याद रखिएगा। और मैंने जो मजमून दिए हैं ना, वो बहुत यूनिक है और बहुत अच्छी भी है, आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई मशक्क़त की बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मजमून की तरफ मूव करें। हाँ जी, सर्दी का मौसम। तो ये तो बहुत लोगों का फेवरेट होगा, सर्दी का मौसम। खैर मेरा भी बहुत फेवरेट है, बट इस बार बहुत ज़्यादा ही सर्दी थी, तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होने लगा था कि भाई ये सर्दी कब जाएगी, बहुत हुई थी बहुत। ठीक है, चलिए। सर्दी का मौसम साल के 4 अहम मौसमों में से एक है, जो अपनी ठंडक और दिलकशी
की वजह से खास पहचान रखता है। यह मौसम अमूमन नवंबर से फरवरी तक रहता है। सर्दी के आगाज़ के साथ ही हवा में खनकी बढ़ जाती है, दिन मुख्तसर और रातें तवील हो जाती है। मुख्तसर मीन्स छोटा, तवील मीन्स लंबा, है ना। सुबह के वक्त धुंध और कहर छाई रहती है जो मौसम को मज़ीद हसीन बना देती है। आप जब सर्दी के मौसम में सुबह सुबह उठते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है ना मौसम। चारों तरफ ओस एकदम पूरा लग रहा है कि हाँ मनाली में आ गए, शिमला में आ गए, इस तरह का फील होता है। स्पेशली मेरे कटिहार डिस्ट्रिक्ट में तो कुछ ज़्यादा ही वेदर ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि दार्जिलिंग से ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। सर्दी के मौसम में कुदरत का हुस्न निखर कर सामने आता है। दरख्तों पर ओस के कतरे मोतियों की तरह चमकते हैं और सूरज की नरम धूप दिल को सुकून पहुंचाती है। लोग सुबह और शाम धूप सेकने को तरजीह देते हैं। जो धूप हमें गर्मियों में बहुत तकलीफ दे लगती है, वही धूप सर्दियों में क्या होती है, सुकून दे जाती है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो घंटों तक हम धूप में बैठे रह जाते हैं। आप लोग भी अभी धूप में बैठ के ही पढ़ रहे होंगे। अभी की धूप भी सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही कुछ दोपहर के टाइम बहुत कड़क हो जाती है। चलिए नेक्स्ट। पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी होती है जो सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। बच्चे बर्फ़ में खेलकर खुशी महसूस करते हैं। जो अभी का मंथ था फरवरी फर्स्ट, जो जनवरी के लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक में जो भी हिली एरिया है, स्पेशली श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ये सब जगह, शिमला, वहाँ पे स्नोफॉल हुई, बहुत अच्छे तरीके से स्नोफॉल हुई। तो जो टूरिस्ट है ना इस मौसम में बहुत ज़्यादा ही जाते हैं, जम्मू स्पेशली जाते हैं। मेरी एक दोस्त भी है जम्मू की, तो उन्होंने मुझे वीडियोज़ वगैरह भेजा, तो मन किया कि अभी चले जाए, इतना अच्छा लग रहा था, जस्ट वाह। चलिए नेक्स्ट। इस मौसम में लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी तब्दीली आ जाती है। तब्दीली मीन्स चेंजेस, है ना। इस मौसम में लोग अपना जो भी रोज़मर्रा यानी कि डेली लाइफ में जो भी काम होते हैं उनमें बहुत चेंजेस आ जाती है। गर्म कपड़ों जैसे स्वेटर, कोट, शॉल और रज़ाइयाँ इस्तेमाल की जाती है। खाने पीने में भी गर्म और ताकत बख्श ग़िज़ाओं का रिवाज बढ़ जाता है। देखिए अभी सर्दी का मौसम आता है तो लोग गर्म चीज़ें खाते हैं। कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, सूप हो गया, गाजर का हलवा हो गया, मूंगफली, तिल का लड्डू, ये सब चीज़ें क्या लोग बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं खाने में स्पेशली। ठीक है, चलिए, क्योंकि लोगों को अपना इम्यूनिटी का बूस्ट करना है। हो सकता है विंटर में बहुत बीमारियों का भी घर बन जाता है अगर लोग अपने सेहत पर ध्यान ना दे तो। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे ना खाने पीने में बहुत गर्म और ताकत बख्श ग़िज़ाओं का रिवाज बढ़ जाता है। चाय, कहवा वही कॉफ़ी को कहवा बोलते हैं उर्दू में, सूप, गाजर का हलवा, मूंगफली और तिल का लड्डू सर्दी की ख़ास सौगात समझे जाते हैं। जैसे ठंडी आती है सबके घरों में गाजर का हलवा बनना शुरू हो जाता है, आपके घरों में भी बनी होंगी, है ना। चलिए सर्दी का मौसम सेहत के लिए मुफीद माना जाता है क्योंकि इस दौरान पसीना कम आता है और जिस्म में ताजगी महसूस होती है। देखिए जो ठंडी है ना, विंटर स्पेशली सर्दी का मौसम सेहत के लिए अच्छा है। इसमें क्या होता है, आपके शरीर में पसीना नहीं आते हैं, ना किसी तरह का इरिटेशन, ना पिंपल, ना कुछ, मतलब स्किन एक तरह से निखर जाता है ना। चलिए, और एक तरह से फ्रेशनेस भी फील होता है हमें। ताहम लापरवाही की सूरत में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार जैसी बीमारियां लाहक हो सकती है। इसीलिए गर्म कपड़े पहनना और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है ना। अगर आप लापरवाही करेंगे, बिना स्कार्फ ओढ़े या फिर बिना किसी वार्म क्लोथ्स के आप अगर बाहर घूमेंगे तो बेशक आपको बीमारी पकड़ लेगी, स्पेशली ज़ुकाम, है ना। तो ज़ुकाम तो लोगों का साल भर चलता रहा, मेरा तो बहुत ज़्यादा ही ज़ुकाम रहा इस साल। चलिए, तो हमें एहतियात भी करनी होती है ठंडी में, तब जाके हमारा जो शरीर है, जो हमारा इम्यूनिटी है वो ठीक रहता है। आखिर में यह कहा जा सकता है कि सर्दी का मौसम अपनी ठंडक, खूबसूरती और नियामतों की बदौलत सबको भाता है। यह मौसम हमें फितरत के करीब ले आता है और ज़िंदगी में सुकून व इत्मीनान का एहसास पैदा करता है। इस मौसम में क्या होता है, हम नेचर के बहुत क्लोज आ जाते हैं, स्पेशली स्नोफॉल के दौरान। जब स्नोफॉल होती है तो लोग पहाड़ों पे जाते हैं, लोग डल लेक में जाते हैं। जो कश्मीर का डल लेक है ना वो बहुत फेमस है, स्पेशली
چلائے کلان، جب چلائے کلان کا فیز آتا ہے نا، چلائے کلان 40 ڈیز ہوتا ہے، 40 ڈیز کا ایک ٹینیور ہوتا ہے جس میں پورا کشمیر فریز ہو جاتا ہے، اسپیشلی وہاں کی جو لیک ہے نا وہ برف بن جاتی ہے، تو اس موسم میں بہت سارے ٹورسٹ جاتے ہیں، ڈل لیک جاتے ہیں گھومنے کے لیے۔ ہاں آپ لوگ بھی جائیے گا کبھی گھومنے، موقع ملے تو۔ چلیے نیکسٹ ہے رمضان المبارک۔ ابھی رمضان آنے ہی والی ہے، آپ لوگ کو بہتر پتہ ہے کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایوری تھنگ یو نو، ہے نا، لیکن پھر بھی ہمیں فارمیلٹی کے لیے ایک پڑھ لینا ہے، ایک بار دیکھ لینا ہے کہ ہاں کیسے لکھنا ہے، فارمیٹ کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، رمضان المبارک اسلامی سال کی نہایت بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ ہم بولتے ہیں نا رمضان کا مہینہ بہت برکت کا مہینہ ہے، اس طرح کا، تو بالکل بے شک یہ برکت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عبادت، صبر، تقوی اور رحمت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ رمضان کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے اور اس مہینے میں مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صبح ہونے سے پہلے اس کو کیا بولتے ہیں؟ صبح صادق، اور آفتاب غروب آفتاب، یعنی کہ سورج ڈھلنے کے بعد اتنا اس فیز تک ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ صبح کو سحری کھائی جاتی ہے، ارلی مارننگ، اور آفٹر سن سیٹ مغرب کی اذان کے ٹائم کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ افطار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ارکان ہے۔ تو اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں، 5 میں سے جو ایک ہے روزہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ چلیے، آپ لوگوں کو تو یاد ہی ہوگا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ فرسٹ ہے کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ارکان ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے روزہ بھی ایک کیا ہے؟ 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ چلیے نیکسٹ موو کریں۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ کو یہ پوائنٹ لکھنا ہی ہوگا آپ کے مضمون میں اگر آئے یہ ٹاپک تب۔ اسی لیے اس مہینے کو قرآن سے خاص نسبت حاصل ہے۔ مسلمان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تراویح کی نماز رمضان کی ایک خاص عبادت ہے جو عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ بے شک جو مسجدیں عام دنوں میں خالی رہتی ہے وہ رمضان کے مہینے میں پورا فل ہو جاتا ہے، ایون جگہ بھی نہیں ملتا ہے کہ ہاں کہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اس طرح کا یہ ہو جاتا ہے رمضان میں، ہے نا۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ رمضان میں پڑھتے ہی ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اسپیشل نماز تراویح ہوتی ہے، تراویح تو آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے۔ چلیے، اچھا ہے کہ آپ لوگ کا ایگزام بھی رمضان کے اس پاک مہینے میں شروع ہو رہا ہے، اللہ آپ سب کو کامیاب کرے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ رمضان میں ہمیں صبر و تحمل، ہمدردی اور مشاورت کا درس دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، جس سے غریبوں اور محتاجوں کا درد سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھوک اور پیاس کی بھی کیا ہوتی ہے؟ شدت کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کبھی کبھی ایک دم عجیب طرح سے بھوک لگ جاتی ہے نا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو غریب ہے، جن کے پاس 3 ٹائم کا کھانا نہیں ہو پاتا ہے، ان کو کیسا فیل ہوتا ہے، کیسی بھوک ان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو اس فیز میں ہم لوگ رمضان میں سمجھتے ہیں کہ ہاں غریبوں اور محتاجوں کو ایسا لگتا ہے جب انہیں بھوکے رہنا پڑتا ہے، رات دن ہوتا ہے نا کہ ہاں کبھی کبھی تو 2-3 دن بھی بھوکے رہ جاتے ہیں، حالانکہ ابھی ایسی غریبی اور غربت نہیں ہے، بہت کم ہوئی پہلے سے، ہے نا۔ چلیے، اسی لیے اس مہینے میں زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات دینے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ لوگ دل کھول کر ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو ایسے ہی کیجولی منتھ میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ اتنا خیرات دان نہیں کرتے ہیں، لیکن جب رمضان آتی ہے، رمضان میں لوگ دل کھول کر جتنا ہو سکے پاسبل اتنا زیادہ دان کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غریبوں کو مطلب دیتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں، ہے نا۔ تو آپ لوگ بھی کیجیے گا، یہ سب چیزیں بہت اچھی ہے نا۔ چلیے، رمضان المبارک میں فضول باتوں، جھوٹ، غیب اور برے کاموں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ مہینہ انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرتا ہے۔ دیکھیے، رمضان مبارک میں جو ہوتا ہے نا، ہمیں فون بھی زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے، نہ ریل اسکرال کرنا چاہیے، نہ کوئی بری چیز دیکھنی چاہیے، بس ہمیں اپنے دین سے کلوز رہنا ہے،
जो हमारा काम है, यानी रमज़ान में रोज़े रखना, नमाज़ पढ़ना, इबादत करना, कुरान की तिलावत करना, इस सब चीज़ों में हमें अपना टाइम देना है, ना कि हम रोज़ा रखे हुए हैं और फ़ोन में स्क्रॉल किए जा रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है। तो वही बात है कि झूठ, गैब और बुरे कामों से बचने की तलकीन की गई है। यह महीना इंसान की इखलाकी और रूहानी तरबियत करता है। अब देखिए, इस मंथ में ऑलमोस्ट लोगों का क्या होता है, जो इखलाक है और जो उनका कॉन्शियस सोल है, वो बहुत बेहतर बन जाता है। बहुत लोगों में चेंजेस आते हैं, बहुत सारे लोग सुधर जाते हैं। जो बुरे थे, हो सकता है कि कोई पहले बुरे कामों में मशगूल थे, उसमें लगे हुए थे, लेकिन वो उस काम को छोड़ देते हैं, है ना। चलिए, इसके आखिरी असरे में शब-ए कदर आती है, जो 1000 महीनों से बेहतर रात है। इस रात में इस रात में इबादत का बेहद अजर मिलता है। देखिए, तो जो आपका 20 रोज़ा के बाद जो मंथ आता है, 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 रातें शब-ए कदर की रातें हैं, जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है ना। तो इस रात में सब इबादत करते हैं, रात जागते हैं। ये रात बहुत फेवरेट है मेरा, आप लोगों का भी होगा फेवरेट, क्योंकि ये बहुत बहुत सवाब वाला ये रात है। 5 रातें, इसमें आप अगर बहुत कुछ भी मांग लेना, तो वो अगर पूरी शिद्दत से मांगते तो कबूल हो जाती है, ऐसा भी है। और मैंने मांगा तो हुआ भी है। चलिए, आप लोग भी मांग लीजिएगा कि अच्छा रिज़ल्ट मिले इंशाल्लाह। चलिए, आखिर में हम कह सकते हैं कि रमज़ानुल मुबारक हमें नेकी, इखलास और इंसानियत का दर्स देता है। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस महीने की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। चलिए, आज का टॉपिक यहाँ पे क्लोज़ होता है। एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये मज़मून का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। हालांकि आज मेरा बोलने का थोड़ा सा लहज़ा अलग था, क्योंकि मज़मून को मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, थोड़ा सा पूरे फील के साथ, हर एक अल्फाज को अच्छे से प्रोनाउंस करके। हालांकि आप लोग भी अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह का पढ़ना मेरा सही ना लगा हो तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं नॉर्मली पढ़ूँगी, बट मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग वाला फील आता है। चलिए, अच्छे से पढ़िए और इसको एक बार लिख लीजिएगा, है ना। अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप बार बार लिखा कीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और लास्ट में बोलना चाहूँगी कि इसके बाद भी 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक महात्मा गांधी मेरे दोस्त पर मजमून, जिससे आपका फेवरेट फ्रेंड है, जिससे कोई आपको बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, उस पर लिखने के लिए आता है मजमून, कि अपने बेस्ट फ्रेंड पर मजमून लिखिए। तो आप बेहतर लिख सकते हैं कि उनका क्या खासियत है, उनमें क्या कमियां हैं, वो उनमें क्या अच्छी बातें हैं, वो क्या करता है, हर चीज़ आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। अगर इस तरह का आए कि मेरे प्यारे दोस्त, इस पर मजमून लिखना आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर महात्मा गांधी पर आए तो उस पर भी लिख सकते हैं आप। लेकिन इतना तो पता है कि ये 4 टॉपिक में से एक ना एक आ ही जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड होके इन सब टॉपिक्स को कवर करना है और अच्छे से पढ़ना है बस। ओके एवरीवन, थैंक यू, ख्याल रखिए एंड पढ़ते रहिए।